जैसा कि कहा जाता है, आपने नौशाद साहब का ज़िक्र किया, वहीं से उनका जो सितारा जो चमका था। और मुझे ध्यान है नौशाद जो है उनको अपने दौर का, मतलब उस दौर का जो भारत था उसका तानसेन कहते थे, नया तानसेन कहते थे। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल वो गलत भी नहीं थे, जिस तरह से रफ़ी साहब की जो पूरी गायकी का सफ़र उनके साथ शुरू होता है, लेकिन उन्होंने फिर अलग-अलग निर्देशकों के साथ, संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। एस डी बर्मन है, शंकर जयकिशन है, लक्ष्मी प्यारे है, ओपी नैयर। इनमें भी ओपी नैयर के साथ जो ख़ास तौर पे उनका जो जुड़ाव और गायकी रही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि फिर यहाँ ओपी नैयर की भी एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर रफ़ी ना होते तो ओपी नैयर नहीं होता। मतलब एक म्यूज़िक डायरेक्टर का इतनी बड़ी बात कहना एक गायक के लिए, जी जी जबकि आम तौर पर होता ये है कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं एक जिसमें कहना चाहिए कि जब गायक और संगीतकार की बात होती है, ख़ास तौर पे उस दौर में, तो संगीतकार हमेशा वज़नी पड़ा करते थे। मगर जी। यहाँ एक संगीतकार कह रहा है कि अगर रफ़ी ना होते, तो ओपी नैयर नहीं होता। अब तो देखिए। ये जो और जी, हाँ। हाँ। जी जी, प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू। हाँ, तो मतलब ये वाली जो बात है ना, हाँ ये बहुत जी। बड़ी बात है। जी। देखिए, ओपी नैयर उस आदमी का नाम है जो उस दौर में 1 लाख रुपया फिल्म संगीत का लेते थे। और जी, एक और बात बताऊं मुझे कि उनके मरने के बाद भी उनके नाम सबसे अधिक फिल्मी गानों की रॉयल्टी आती है आज भी, सबसे ज्यादा। और सोचिए, ओपी नैयर वो आदमी जिन्होंने लता जी से कभी नहीं गवाया, गाने आशा दूसरी जी, रेंज जी, के बना लिए, लता जी की रेंज की कभी बिल्कुल। वो स्टार है हाँ, नहीं दी, लेकिन उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। और ये भी मजे की बात रहेगी, रोचक बात रहेगी कि इसी मोहम्मद रफी के साथ में ओपी नैयर के 2 साल संबंध टूटे रहे, और जी, ओपी नैयर के कारण ही मोहम्मद रफी का हमेशा के लिए संबंध बी आर चोपड़ा से टूट गया था। लेकिन मैं पहले हिस्से पर आता हूं कि जो ओपी नैयर ने कहा था उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। वो सबसे बड़ा कारण है, 2 हिस्सों में बंटा। पहला तो ये कि दोनों पंजाबी पृष्ठभूमि से थे। ठीक। पंजाबी पृष्ठभूमि में क्या है कि एक तो दोनों टप्पा समझते थे, गायन वाला टप्पा भी और ताल वाला टप्पा भी। जी, ओपी नैयर को जो एक बात लगती थी कि मेरे गानों में झिकचैक चैन नहीं आ रही है, बहुत ऊपर बहुत ऐसे नहीं, मेरे गाने हुँ, में उसकी धुनें उछलती कूदती चलती है भागते हुए घोड़े की तरह। बिल्कुल। तो उनका कहना था, रफी की आवाज उस सवार की तरह जो उस घोड़े की पीठ पर बराबर बैठे रहती है, उस धुन पर बराबर हुँ, सवार हुँ, रहती है, एक खास बात। दूसरा, आपने गौर किया होगा, हमारे मित्रों ने भी गौर किया होगा कि रफी साहब और ओपी नैयर ये जब शम्मी कपूर के लिए आते थे तो अलग टोन लेते थे, दिलीप कुमार के लिए आए तो अलग टोन लेते थे। आप तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, इस गाने को बिल्कुल। आप उड़े जब जब जुल्फें तेरी से मिला ही नहीं सकते। आप कह ही नहीं सकते दोनों गायक और संगीतकार एक ही हैं क्या। ये जो सबसे बड़ी बात है, इसके कारण से ओपी नैयर कहते थे कि रफी मियाँ कहते थे, बोले रफी मियाँ मेरे गानों की तासीर आसानी से पकड़ लेते हैं और निभा लेते हैं। ये जो बात थी ना, ये बात है हुँ, इनको। जब 2 साल के लिए मोहम्मद रफी से ओपी नैयर का संबंध टूट गया था, तनिक मैं वो भी जी, आपको और मित्रों को बता दूं चलते हुए, कुछ को जी। पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। हुँ, बात हुँ, ये है कि जब रिकॉर्डिंग चल रही थी नया दौर की, और नया दौर में ओपी नैयर बी आर चोपड़ा के खेमे में आए थे, उसके बाद फिर कभी हुँ, नहीं हुँ, आए न रफी आए। एक बार वक्त फिल्म का शीर्षक गीत के लिए रफी को रवि जी ने मनाया था, बाकी कभी नहीं आए, जी, और आपके नाम राशि के थे वो भी। तो जी, हुआ क्या है कि रफी साहब की एक आदत थी कि कभी अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग पर देरी से नहीं आते थे, कभी नहीं आते थे। आपका समय है वो आपको पहले मिलेंगे, अब आप चाहे उस समय रिकॉर्डिंग शुरू करो, रिहर्सल करो ना करो, दूसरी बात है। और दूसरा, रफी साहब को सब कहते थे देवता आदमी है, उन्हें ऊंची आवाज में किसी ने बोलते हाँ, सुना ही नहीं, न बाहर घर के और न घर के अंदर, किसी ने नहीं सुना, बच्चों ने भी नहीं सुना, कभी ऊंची आवाज में बोलते ही नहीं थे। और मुस्कुराते, क्रोध में कभी नहीं देखा। तो एक गाने की रिकॉर्डिंग थी, दिल लेके दगा देंगे, ये यार है हुँ, मतलब के, है ना, देंगे तो ये क्या देंगे, ये जो गाना, ये जो पीस है, इस हाँ, पीस को गाने के साथ लिया गया था। तो उसमें रिकॉर्डिंग में वो लगभग 2 घंटे देरी से पहुंचे, क्योंकि ओके, मुंबई का ट्रैफिक तो हर युग में भारी रहा है, हर युग में रहा है, कोई अब की तब ठीक। की बात नहीं है।
शहर पसरा है तो सही है। लोग भी फैले हैं। तो रफ़ी साहब 2 घंटे लेट पहुँचे थे। तो वहाँ फिर ओपी नैयर ने वो ओपी नैयर फौजी जैसा अनुशासन रखते थे। तो जी। ओपी नैयर जो है वो खफ़ा हो गए और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को बुरी तरह डाँट दिया। मतलब ओपी नैयर की एक बहुत बड़ी या बुरी आदत थी कि वो जब डाँटते थे तो बहुत लताड़ते थे बुरी तरह। अब मोहम्मद रफ़ी बी आर चोपड़ा भी जानते थे, ये जानबूझ के तो लेट हुए नहीं। लेकिन बी आर हुँ, चोपड़ा उस समय ओपी नैयर के साथ बोले, रफ़ी के साथ जी। नहीं बोले। तो वहाँ वो रफ़ी साहब चुपचाप निकल आए, वहाँ से निकल आए। जैसे-तैसे बुला के वो गाना पूरा करवाया बाद में, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर हुँ, ओपी हुँ। नैयर के साथ काम नहीं किया। बी आर चोपड़ा से भी खफ़ा हो गए। वैसे बी आर चोपड़ा से खफ़ा होने के पीछे एक और कारण भी है, वो भी मैं बताऊँगा, बता ही देता हूँ। जी। बी आर चोपड़ा ने ये कहा कि साहब मेरे साथ स्टूडियो वाला सिस्टम, कंपनी वाला सिस्टम बना लो, जो मेरे लिए गाएगा वो किसी के लिए नहीं गाएगा। तो रफ़ी साहब ने कहा, ओह! ये संभव नहीं है, मैं सबके लिए गाऊँगा। एक कारण ये भी था। खैर, तो ओपी नैयर ने 2 साल तक जो बाद में किस्मत थी ना, कजरा वो कौन-सा था? मोहब्बत वाला आँखों में ऐसा डाला, कजरे ने जी। लाखों हैं यहाँ दिल वाले। ये जो विश्वजीत वाली फ़िल्म थी ना, हुँ, इसमें हुँ। शमशाद जी। बेगम और आशा भोसले का था, कजरा मोहब्बत वाला आँखों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। तो ये किस्मत में गवाया और एक और फ़िल्म थी, तो ये 3-4 फ़िल्में थी जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी की जगह फिर महेंद्र कपूर को लिया। लेकिन ओपी नैयर तरसते रहे रफ़ी की आवाज़ की उस घुड़सवारी के लिए। तो 2 ढाई साल के हुँ। बाद में फिर एक दिन पहुँच गए। कैसे हो रफ़ी मियाँ? हुँ, चलो यार कल इतने बजे आ जाओ, ये गाना रिकॉर्ड करना है। बड़े लोग थे साहब, बड़े दिल वाले हुआ बड़े करते थे लोग। जो इतना दिल भी रखते थे कि सामने वाले के घर जा सके और ऐसे दिल हुँ, वाले थी भी जो कहते थे अरे नैयर साहब चाय पानी नाश्ता करवा के और अगले दिन पहुँच भी गए। ये नहीं है कि दुश्मनियाँ पाल कर रखते थे। हो जाती। तो रफ़ी साहब ओपी नैयर के साथ ऐसे जुगलबंदी में बैठे और एक खास बात और है, ये ओपी नैयर ने कहीं साक्षात्कार में कहा था कि मैं जब हुँ। रफ़ी मियाँ को शम्मी के लिए गवाता हूँ, शम्मी बाबा, जी। शम्मी बाबा के लिए गवाता हूँ तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शायर कौन है मेरा। मतलब एसएच बिहारी है बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। हाँ। कश्मीर की कली में, तो उन्होंने शाहिर के साथ नया दौर में काम किया है, उन्होंने शकील के साथ भी काम किया है, उन्होंने मजरू के साथ भी काम किया है। अरे और तो और संबंध फ़िल्म में उन्होंने भरत व्यास के साथ भी काम किया ओपी नैयर ने। जो बिल्कुल पाश्चात्य धुनों वाला आदमी, एक कविराज सामाजिक और हाँ। धार्मिक वाला, लेकिन वहाँ भी अ, लेकिन वहाँ वो अखरा, वो कहे कि संबंध में महेंद्र कपूर से मुकेश से गवा लिया। महेंद्र कपूर हुँ, का हुँ, तो वो हुँ। गाना अंधेरे में जो बैठे हैं, नज़र ज़रा उन पर डालो ए रोशनी वालों और तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, मुकेश जी से गवाया। लेकिन रफ़ी साहब के लिए ओपन एयर के कहने के पीछे कारण था और इससे भी बड़ा कारण मैं ये कहता हूँ कि शंकर जयकिशन और रफ़ी का साथ रहा। लेकिन पहले बीच में आपकी बात हो जाए। जी। देखिए, जो आपने कहा ना ओपी नैयर साहब मतलब जो उनके हिसाब से कि वो जो सुर जो होते थे, उस पर एक तरह की घुड़सवारी जैसा अंदाज़ होता था। मतलब आदमी कितने एक तो कंट्रोल के साथ गाता था और साथ में उतने ही पावर के साथ भी गाता था। तो रफ़ी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो गले से या इधर ऊपर से जी, नहीं बल्कि वो छाती से गाते थे। तो जी, पूरा दम लगा के और उनकी वो आवाज़ में दिखता है, उनकी आवाज़ में वो जो वज़नदारी है, वाक़ई एक जो मर्दाना आवाज़ कई लोग तो उनको ईश्वर की आवाज़ भी बोलते हैं। ये भी है कि वो ईश्वर की आवाज़ है। बिल्कुल।